द गिवन फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H फॉर टू मैग्नेटिक मटेरियल्स A एंड B। दो अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल्स है, उनके लिए ग्राफ दे रखा है। किस किस के बीच का ग्राफ है? मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ है। पहली चीज पूछी जा रही है आइडेंटिफाई द मटेरियल ए एंड बी। जो ए और बी मटेरियल है वो कौन से हैं? डाया है, पैरा है, फेरो है, कौन सा वो बताना है। और दूसरी चीज पूछी है व्हाई डज द मटेरियल बी हैव ए लार्जर ससेप्टिबिलिटी देन ए फॉर ए गिवन फील्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना, जो बी वाला मटेरियल है वो ज्यादा ससेप्टिबिलिटी क्यों शो करता है ए के कंपैरिजन में, ये भी बताना है। तो पहले तो मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से मटेरियल है। देखो फिजिक्स में जब भी इस टाइप का ग्राफ आपको मिल जाए जिसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, ओरिजिन से पास हो रहा हो और आपको कोई चीज पूछी जा रही हो, तो उसमें ग्राफ का स्लोप फाइंड करके देखना है। अगर आप ग्राफ का स्लोप फाइंड कर लेते हो तो 99% केस में आपको आंसर मिल जाएगा। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन ये होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन हो उसकी इक्वेशन ये होती है, लेकिन अगर वो ओरिजिन से पास हो रही है तो c की वैल्यू 0 हो जाती है, तो y इक्वल टू mx लिखेंगे। फिर अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो c 0 मानना है। तो ये दोनों लाइनें ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब इनकी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट की होनी चाहिए, y इक्वल टू mx। m मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, m को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, जो कि बराबर होगा y बाई एक्स के। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, y एक्सिस पे हमने क्या लिया है i, x एक्सिस पे क्या लिया है h। मतलब इन दोनों ग्राफ का जो स्लोप होगा, इन दोनों ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा? स्लोप रिप्रेजेंट होगा i बाई एच से। जो स्लोप है वो किससे रिप्रेजेंट होगा? y एक्सिस पे i लिया है, x एक्सिस पे h लिया है, तो स्लोप लिखा जाएगा i बाई एच के बराबर। और हम जानते हैं कि i बाई एच किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए काईएम को, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को। किसको शो करेगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब यह है कि इन ग्राफ्स का जो स्लोप है वो किसको बता रहा है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। अब देखो एक ग्राफ का स्लोप कम है, एक का ज्यादा है। कैसे पता चलता है स्लोप? तो एक्स एक्सिस से इन ग्राफ का एंगल देख लेंगे। जिस ग्राफ का एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, जिस ग्राफ का एंगल कम है उसका स्लोप कम होगा। क्योंकि जो स्लोप होता है ना उसको टेन थीटा से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। थीटा जबकि क्या होता है? जो ग्राफ होता है उसका एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। तो जो एंगल छोटा होगा उसके लिए टेन थीटा कम आएगा, मतलब इस वाली लाइन का स्लोप कम है, और इस दूसरे वाले ग्राफ का ये जो एंगल है ये ज्यादा आएगा, इसका मतलब बी वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा। तो स्लोप किसका ज्यादा है? बी वाले मटेरियल का ज्यादा है। किससे? ए से ज्यादा है। अब जो स्लोप है वो तो बता रहा है काई एम को, यानी कि काई एम की वैल्यू बी के लिए क्या है? ज्यादा, और ए के लिए क्या है? कम है। अब एक चीज याद करो कि जो काई एम की वैल्यू है वो ज्यादा किसके लिए होती है? पहली बात तो ये कि यहाँ पे स्लोप है ना वो पॉजिटिव है, इन दोनों ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, और एक ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, एक का कम है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? अगर जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, अगर उसका एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल 90 से छोटा है तो ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर एंगल 90 से बड़ा है या ग्राफ नीचे की तरफ आपने ड्रॉ किया हुआ है एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ, तो ग्राफ का स्लोप नेगेटिव माना जाएगा। तो यहाँ पे तो दोनों लाइनें एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ ही है, ये एक्स एक्सिस मान लो, तो इसके ऊपर की तरफ ही है, और दोनों लाइनों का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल क्या है? 90 से छोटा। इसका मतलब स्लोप क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे दोनों ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है। अब याद करो काई एम की जो वैल्यू है वो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए नेगेटिव होती है, तो ये डाया तो नहीं हो सकता, पैरा और फेरो में से कुछ होंगे। और पैरा और फेरो में से ज्यादा मैग्नेटाइज कौन होता है? फेरो ज्यादा मैग्नेटाइज होता है। क्यों? क्योंकि उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है। तो बी वाला मटेरियल कौन है फिर? तो बी वाला होना चाहिए फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, और जो ए वाला मटेरियल है वो कौन होना चाहिए? पैरा मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। डाया तो हो ही नहीं सकता। समझ गए? इस तरीके से अपन आइडेंटिफाई करेंगे। फिर इसने बोला कि व्हाई डज द मटेरियल बी हैव ए लार्जर ससेप्टिबिलिटी देन ए। ये बोला कि जो बी वाला मटेरियल है, बी वाला कौन है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा क्यों है? ग्राफ के अंदर तो ज्यादा आ ही रही है, लेकिन इसकी ज्यादा क्यों होती है ससेप्टिबिलिटी? तो आपको पता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं उनके अंदर छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं, और डोमेन थ्योरी में हमने यही पढ़ा था
कि जो कुछ डोमेन है वो तो ऑलरेडी जिस डायरेक्शन में भी आप उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उस डायरेक्शन में ऑलरेडी अरेंज होंगे, और बाकियों को मैग्नेटिक फील्ड अरेंज कर देता है। तो कुछ डोमेन ऑलरेडी अरेंज है, इसका मतलब उनको तो अरेंज करना ही नहीं पड़ता, उसको बाकियों को अरेंज करना पड़ता है, तो उसमें कम जोर आता है मैग्नेटिक फील्ड को, या कम एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड से भी उसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। इसका मतलब वो इजीली मैग्नेटाइज होगा, और जो मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज होता है उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। इसलिए जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी पैरा की कंपैरिजन में। डोमेन थ्योरी से आप इसको समझा सकते हो, ठीक है। तो हम इसमें यही आंसर लिखेंगे बी वाले पार्ट में, अकॉर्डिंग टू डोमेन थ्योरी जो मैग्नेटाइजेशन है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का ज्यादा होता है पैरा की कंपैरिजन में। पैरा में तो क्या होता है कि एक एक मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड को अरेंज करना पड़ता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जबकि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें तो ऑलरेडी कुछ डोमेन अरेंज ही होते हैं, उस डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उनको तो अरेंज करना ही नहीं पड़ता, बस बाकियों को अरेंज करना है, उसमें कम एफर्ट लगता है, कम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ही उसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, आया समझ में ये?